शानदार घर की बेटी थी चंपा, पर शानो शौकत नहीं मिली उसे कभी। उसके पापा का शहर में बहुत नाम था, पर ईश्वर ने रूप देने में कंजूसी कर दी थी। जिसकी मार का शिकार हुई वो गमले में पानी डालकर चंपा मंजली भाभी के आने का इंतजार कर रही थी। मंजली भाभी मायके गई हुई थी और आज लौटने वाली थी। दुख की घड़ी में उसे सबसे पहले किसी की याद आती है तो वो है मंजली भाभी। वैसे तो चंपा बहनों में इकलौती और 2 भाइयों वाली है, लेकिन चंपा के पिताजी सूर्यमणि के भाई की दूसरे नंबर वाली बहू है ये मंजली भाभी। नाम था उसका गौरी, लेकिन जब से उसके कदम पड़े उसने चंपा की ज़िंदगी में माँ के नाम का जो रिक्त स्थान था उसे भर दिया था। तब से कभी चंपा ने गौरी का नाम नहीं लिया। दोनों में शायद इसलिए ज़्यादा बनती थी कि चंपा में गौरी को अपनी मरी हुई माँ के गुण नज़र आते थे। चंपा देखने में भद्दी शकल वाली और भारी बदन की लड़की थी। जब उसे कोई ताने उल्हाने देता रूप पर तो वो जम कर खाती थी। 27 साल की थी चंपा जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ बहुत सपने बुना करती थी जीवित रहने पर चंपा के लिए कि उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर चंपा के लिए जब लड़का देखने की बात चली, उसे 4 जगह से मना कर दिया। लड़के वालों ने अपमान करके कि आपकी लड़की तो बहुत बदसूरत है, कौन करेगा इससे शादी। और तो और चंपा के पिताजी ने भी इतने उलाहने दिए कि उसकी माँ ने बेबस होकर खुदकुशी कर ली। अब चंपा के परीक्षा की घड़ी शुरू हुई। पिताजी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। उन्हें इतनी घृणा हो गई थी उससे कि कोई उसका अपमान करे या कोई उसे बाहर फेंक दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाभियों ने जैसे घर पर एक उत्तराधिकार जमा लिया था, सब ने भाई के साथ मिलकर चंपा को घर से बाहर निकाल दिया। तब गौरी ने उसे अपने घर में पनाह दिया। चंपा ने एक स्कूल ढूंढकर उसमें अध्यापिका बनकर पढ़ाना शुरू किया। खुद के खर्चे के लिए काफ़ी था। गौरी पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी दबंग थी। उसकी बात को कोई नहीं नकारता था। साधारण नैन नक्श की थी, पर दिल से बहुत अच्छी थी। 2 साल बाद गौरी के पति राजमणि को ऑफिस वालों ने ऑस्ट्रेलिया का ऑफर दिया, पर वो सब सेट करके जाना चाहता था। सूर्यमणि जी, चंपा के चाचा की भी 3 बहुएं थी, बस बेटी नहीं थी। बड़ी छोटी दोनों विदेश में रहती थी। मंझले बेटे राजमणि का ये मानना था कि ज़िंदगी में अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी और परिवार मिले, ऊपर से पैसे भी अथाह हों, तो इससे ज़्यादा और तकदीर को क्या चाहिए। इसकी वजह से वह सुरेश बाबू की बेटी गौरी के साथ ब्याह करने को तैयार हो गया। गौरी के पिताजी सुंदर पढ़ा लिखा दामाद को देखकर रोक नहीं पाए। सुरेश जी की चाहत थी अच्छा दामाद पाने की और राजमणि की इच्छा थी मोटा रकम पाने की, इसलिए दोनों का मेल हो गया। काम से फ्री होकर बैठी ही थी चंपा कि गौरी उससे चिपक कर बैठ गई। गौरी ने एक आर्टिकल की कटिंग दिखाते हुए बताया कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं अरुण जी, पैसों की कोई कमी नहीं, बड़ा बंगला, कई गाड़ियाँ और ढेर सारे नौकर चाकर हैं। वो बहुत बीमार रहते हैं, पर आवश्यकता है उन्हें आत्मीयता से देखभाल करने वाली लड़की की। चंपा ये सब शानो शौकत गौरी के मुंह से सुनकर सहम गई। उसने विरोध करते हुए एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना वहाँ काम। अपने पापा के कटु स्वभाव को याद करके वह कहने लगी, पैसे वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। एक घर से धक्के खाई तब तुमने संभाल लिया मंजली भाभी, अब तो तुम भी विदेश जा रही हो, यहाँ से धक्के खाकर कहाँ जाऊँगी। गौरी ने प्यार से समझाते हुए कहा, देख, तू यहाँ से निकलेगी तभी दुनिया समझ पाएगी। हो सकता है हमारी चंपा की शादी किसी राजकुमार से हो जाए। चंपा ने बिदकते हुए कहा, क्यों आशापूर्ण दिल को तोड़ने वाले सपने दिखाती हो भाभी। अपने घर से जब विदा नहीं हुई तो अब क्या सोचना, ईश्वर ने ही मेरी किस्मत में खोट लिख कर भेजा, तो क्या इतने सपने देखना। अभी भी आशा भरी उम्मीदों से गौरी समझाने में लगी हुई थी। जीवन जीने की चाह लिए चंपा की आंखें छलक आई और मन मार कर उसने गौरी से कहा कि तुम्हें तो अभी 10 दिन में निकलना है, मैं बता दूंगी। गौरी के जाते ही चीखते हुए फूट कर रोने लगी चंपा। अपने पर्स से उसने माँ की फ़ोटो निकाली और डबडबाई आंखों से माँ का मुख चूमते हुए पूछा, अपने रूप से मुझे इतनी शिकायत तो न थी माँ,
जो तुमने मुझे अपनी जान देकर ज़माने में मुझे गुनहगार साबित कर दिया। अब तुम ही बताओ। मंजली भाभी तो अपने बच्चे और पति के साथ जीवन संवारने के लिए बाहर शिफ्ट हो रही हैं। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ नज़दीक रहकर भी तुम्हारे पति और मेरे पापा ने तुम्हें जाने के बाद अकेला छोड़ दिया। आँखों को बंद करके माँ की फ़ोटो को हृदय से लगाए हुए उसके दिमाग में एक अच्छे घर के सपने आने लगे, जब वो सबके साथ रहती थी। थोड़ा रोकर खुद को हल्का किया और उसे महसूस हुआ जैसे जीवन बढ़ने का नाम है। और उसने सोचा 2 दिन बाद मंजली भाभी को बुलाऊंगी कि मुझे जाकर साथ में उस पते पर पहुंचा दे। स्कूल से आने के बाद चंपा गौरी को खोजने लगी। गौरी अपने बेटे को सुला रही थी। गैस पर चाय चढ़ाते हुए चंपा ने गौरी से कहा, बाहर जाने के लिए 1 दिन पहले मुझे उस पते पर पहुंचा देना मंजली भाभी। मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। गौरी ने चंपा के दोनों गाल दबाते हुए कहा। मेरे दबाव में बोल रही है ना चंपा? अचानक से तुम स्कूल से आते ही शुरू हो गई। आज दिन भर यही सोच रही थी क्या? बोलते बोलते गौरी की आंखें भर आई। खूब तेजी से पकड़कर चंपा गौरी के गले से लिपट कर सिसकते हुए बोलने लगी। कैसी बात कर रही हो भाभी? जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके लिए तो मैं बोझ ही थी, पर तुमने मुझे जीवन दिया है। मेरे जीवन में रंग भरे हैं। जन्म देने वाले से तुम्हारा रिश्ता ऊंचा है। तुमसे तो मेरे मन का रिश्ता है, फिर भी तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तब तक चंपा के भैया राजमणि कमरे में आ गए और दोनों ननद भाभी को देखकर माहौल हल्का करते हुए बोलने लगे। चंपा, कितना रुलाएगी भाभी को? साल भर के अंदर तुमसे मिलाने लाऊंगा। जी भैया, बोलते हुए चंपा चाय छानने में लग गई। आखिर वो दिन आ गया जब गौरी चंपा को उसके घर में छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बूझे मन से आंखों में उदासी लिए एक बैग में उसने 4-5 जोड़ी कपड़े रखे और गौरी के साथ चल पड़ी। रास्ते भर नींद में डूबी रही चंपा तेज झटके से गाड़ी रुकी तो आंखें जैसे चुंधिया सी गई। घर नहीं महल था वो। गौरी विश्वास से भरी हुई थी और चंपा कभी खुद को निहारती तो कभी घर को। चौकीदार ने पूछा, कहिए किससे मिलना है? कांपते हाथों से चंपा ने आवश्यकता वाला आर्टिकल दिखाया। एक महिला चंपा को लेने आई। चंपा भारी मन से गौरी से गले मिली और बिना मुड़ के देखे अंदर चली गई। महिला वहीं काम करती थी, ममता नाम था उसका। उसने अपने साहब अरुण जी से चंपा को मिलवाया। अरुण जी की पत्नी सुगंधा जी एक कमरे में लाचार पड़ी थी। छोटे बेटे ने जवानी में ही दम तोड़ दिया था तो वो अकेलेपन और पैरालिसिस की शिकार हो गई थी। अरुण जी खुद भी पैर से लाचार और दिल के मरीज भी थे। चंपा अपना काम समझ गई थी। बहुत मेहनत से जिम्मेदारी के साथ वो अपने कर्तव्य निभा रही थी। 3 दिन के बाद चंपा ने देखा दूसरे ओर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने जाकर देखा तो छोटी सी प्यारी बच्ची करीब साल भर की झूले में झूल रही थी। कमरे में कोई नहीं था। वो बहुत रो रही थी। चंपा ने उसे प्यार से उठाया और उसका सिर सहलाया तो देखा एक पुरुष आता दिखाई दिया। ममता से पता चला उस बच्ची के पिता हैं। बच्ची धीरे धीरे शांत होने लगी। वह रसोई में जाकर खाना बनाने वाली ममता से पूछने लगी, बच्ची कौन है? इसकी माँ यहाँ नहीं रहती क्या? ये दूध कैसे पिएगी आधी? ममता ने कहा, यह अरुण साहब की पोती है। बड़ा बेटा जय है, इन्हीं की छोटी बच्ची है। इनका छोटा बेटा अपनी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहे थे और रास्ते में दुर्घटना से मृत्यु हो गई। चंपा ने अफसोस जताते हुए जानने के आगे उत्सुकता जताई तो ममता ने कहा, इसको देखभाल करने वाली 2 दिन से छुट्टी पर है। मेरे से चुप नहीं होती। आज बहुत रो रही है। चंपा ने दूध गर्म करके बोतल में भर के उसे पिलाया और अपनी गोद में बच्ची को सुला दिया। देखते देखते 2 महीने बीत गए। जब रोती नन्ही बच्ची उसके पापा उसे चंपा को दे आते। चंपा उसके साथ हटखलियाँ करती तो बहुत खुश होता था जय। चंपा ने घर में सबका दिल जीत लिया था और बच्ची की तो चहेती बन गई थी वो। धीरे धीरे सुगंधा जी भी अपने पैरों पर वॉकर के सहारे चलने लगी थी। सुगंधा जी को दवा खिलाने से लेकर स्पंज कराना और उन्हें बगीचे में घुमाना, अरुण जी और सुगंधा जी को खिलाना, साथ बैठकर बातें करना, सब चंपा की जिम्मेदारी थी।
फ्री होकर वो बच्ची को खिला पिलाकर और नहलाकर अरुण जी के कमरे में ले आती। दूर से ही दोनों पति पत्नी उसे खेलता देख खुश होते थे। 6 महीने बाद अरुण जी ने चंपा को बोला, बेटा तुम अपने परिवारजनों से मिलना चाहो तो जाकर मिल सकती हो। 6 महीने से तुमने छुट्टी नहीं लिया। एक बार में ही चंपा ने कह दिया, मेरे माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया में। एक भाभी है जिनसे मन का रिश्ता था, पर अब वो इस देश में नहीं है। सुगंधा जी और अरुण जी दुबदुबाए। फिर सुगंधा जी ने कहा, अपनी भाभी से बात करा दो। चंपा ने बोला, कोई गलती हुई है तो बताइए सर। अरुण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने अच्छे से हमारे घर की देखभाल कर रही हो, तुमसे क्या गलती होगी। घबराते हुए चंपा ने मंजली भाभी को फ़ोन मिला कर दिया। गौरी ने कहा, नमस्कार सर, कहिए क्या बात है। अरुण जी ने कहा, जैसा कि चंपा ने बताया होगा, हमारे घर में एक बच्ची है जिसे चंपा ने सराखों पर बिठाकर अपना ममत्व लुटाया है। वो बिन माँ की बच्ची है। माँ के रूप में असल ज़िंदगी में भी चंपा आ जाए हमारे बड़े बेटे की पत्नी और इस घर की बहू बनकर, तो हमारी पोती का सौभाग्य होगा और हम खुद को भी खुशकिस्मत समझेंगे। अब गौरी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी क्या जवाब दे। उसे लगा मानो वह खुले आँखों से सपन देख रही हो। सुगंधा जी ने अपना परिचय देते हुए हेलो हेलो कहा तो नींद से मानो गौरी जागी हो। गौरी ने पूछा, आपके बेटे को पसंद है चंपा? सुगंधा जी ने बोला, कल बात किया था हमने, उसे रूप से कोई लेना देना नहीं। इतना देखभाल करने वाली और प्यार देने वाली माँ भला कहाँ मिलेगी। जीवन समझ जाएगा बच्ची का। पर आपको एक बात बता दूँ, 40 साल की उम्र का है बेटा। उम्र में फासला तो बहुत है, पर थोड़े से स्वार्थी हो गए हैं हम। गौरी के पति राजमणि ने आगे की सारी बातें करते हुए कहा, कोई आपत्ति नहीं हमें, और जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। चंपा नजरें झुकाए हुए, आंखों में अश्रु मिश्रित मुस्कान लिए चुपचाप खड़ी थी। फ़ोन पर नसीहतें देकर गौरी ने 2 महीने में चंपा को 70 किलो से 60 किलो का बना दिया था। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला। बंगले में फिर से वही पुरानी 4 साल पहले वाली रौनक और चहल पहल दिख रही थी। राजमणि और गौरी कन्यादान के लिए आ चुके थे। मंजली भाभी के पास कुछ दिनों के लिए चंपा आ गई थी। उसे शहर के सबसे महंगे पार्लर में ले जाकर सजवाया गया। सकारात्मकता से उसका व्यक्तित्व चमक रहा था। उसका रूप भी आज खुद पर इतरा रहा था। एक कमरे में चंपा चुपचाप माँ की फ़ोटो देखकर बोलने लगी, क्यों ऐसा गलत फैसला ले लिया माँ? आज तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। कितना तरस रही थी इस दिन को देखने के लिए। तुम्हारे आशीर्वाद के बगैर मैं कितनी अधूरी हूँ। गौरी मुस्कुराते हुए कमरे में घुसी और चंपा को पकड़कर बाहर लाई। बाहर सोफे पर चंपा के पिताजी बैठे हुए थे। चंपा की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, पर पिताजी ने उसे पकड़कर अपने हृदय से चिपका लिया और फूट कर रोते हुए बोलने लगे, मैंने तुम्हें घर के सुख से, माता पिता के सुख से वंचित रखा। खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, पर तुमसे माफ़ी की उम्मीद है बच्ची। चंपा पापा के गले लगकर जी भर के रोई और कहने लगी, आपने जन्म दिया है पापा, आपकी हर गलती माफ़ है। कन्यादान करिए और आशीर्वाद दीजिए कि आगे आपकी बेटी हमेशा सुखी रहे। चंपा के पिताजी ने राजमणि और गौरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, कन्यादान मैं नहीं करने के लायक हूँ। तुम दोनों ने इसे नई जिंदगी दी है, इसलिए कन्यादान तुम ही करोगे। मंडप पर आकर ममता ने बच्ची को चंपा और उसके पति के गोद में दे दिया। कन्यादान और फेरे संपन्न हुए। चंपा दुल्हन बनकर उस महल में आ चुकी थी। घर परिवार को लक्ष्मी और बच्ची को नव जीवन मिल गया था।